कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। नेक्स्ट संडे आपका पेपर हो जाएगा गणित सहायक वाला, और साइंस की क्लासेस भी हमारी जो है 3-4-5 क्लासेज और आएंगी। ठीक है, आज आएगी, कल आएगी, इसके बाद 3 या 4 क्लासेज और आएंगी। ठीक है, टोटल मिला के मेन चीज़ें मैं करा देता हूँ। कई बच्चे पूछते हैं कि सर मेन टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं साइंस में, हम क्या क्या पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री भी अगर पढ़ें। फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चों बहुत रेयरली आती, बहुत कम आती है। 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से अगर आएंगे तो वो इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे गैसेस वगैरह से लेके आएंगे, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैसेस यूज की जाती है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी पाई जाती है, या इस टाइप के। ठीक है, या पॉल्यूशन वगैरह से संबंधित जो क्वेश्चन है उस टाइप से आते हैं। बायो ही ज्यादा आती है। ठीक है, बाकी देखते हैं, उतना हार्ड लेवल का नहीं आएगा। हम एक टॉपिक आज फिर से कवर कर लेते हैं। टॉपिक का नाम लिखो, क्या लिखोगे? पोषण, न्यूट्रिशन आपने लिखना है। इसके अंदर हम 2-3 चीजें देखेंगे बच्चों। जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, उसके अंदर हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं? विटामिन देख लेते हैं, विटामिन देख लेते हैं पहला। ठीक है, क्या लिखोगे? विटामिन। इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको मेन टॉपिक करा देता हूं विटामिन में बच्चों। ठीक है, ये किसमें घुलते हैं बच्चों? सबसे पहले सी फंक ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, लिखो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सी फंक ने 1911 में। ठीक है, ये जो बच्चों विटामिन होते हैं ये बेसिकली घुलनशीलता के आधार पे 2 टाइप के होते हैं। यानी ये इसकी विलेयता, यानी कहां पर एक घुल रहे हैं, तो लिखो विलेयता के आधार पे 2 प्रकार के, विलेयता के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एक को बोलते हैं बच्चों जल में घुलनशील, एक को बोलते हैं वसा में घुलनशील। ठीक है, पहला लिखो जल में घुलनशील, जल में घुलनशील पहला। ठीक है, और दूसरा जो होता है बच्चों वसा में घुलनशील होता है। क्या होता है? वसा, यानी फैट में घुलनशील, वसा में घुलनशील दूसरा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है? तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं बच्चों बी और सी होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कौन से विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, तो बी और सी। इसके अलावा वसा में ए, डी, ई के। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई और के, ये क्या होता है बच्चों? वसा में घुलनशील। ये स्टार क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है, ये स्टार क्वेश्चन है आपका, हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारे शरीर में विटामिन भले ही हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं है, क्या यूजफुल नहीं है, बट लेकिन हमारे शरीर में इसकी कमी से बहुत से टाइप के क्या हो सकते हैं? रोग हो सकते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज है, जल है, लवण है, ये सब के सब हमारे बॉडी में एक मतलब इनकी एक मात्रा होती है। एक बैलेंस डाइट अगर हम लेंगे तो सभी चीजों की पूर्ति होती है, अन्यथा कोई ना कोई अगर हमें कमी होगी तो किसी न किसी रोग के या किसी न किसी बीमारी को पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो विटामिन की पूर्ति कौन करेगा, यानी कैसे हमारी बॉडी में इसकी सप्लाई होगी? ये होगी बच्चों खाद्य पदार्थ से। यानी कहने का मतलब है हमारी बॉडी नेचुरली हमारे शरीर में विटामिन को जनरेट नहीं करती है। हम लोग जब खाद्य पदार्थ लेंगे, जो अलग अलग प्रकार के फूड होते हैं, उससे हमारी बॉडी में विटामिन की जरूरत पूरी होती है। ठीक है, अब देखो विटामिन जो आपको मैंने बता दिया जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर जो विटामिन होते हैं, मेन जो फैक्टर पूछे जाते हैं वो मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, देखिए पहला लिखना आपको विटामिन ए। सबसे पहले क्या लिखोगे? विटामिन ए, विटामिन ए पहला लिखोगे बच्चों। ठीक है, जो विटामिन ए होता है बच्चों, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या लिखोगे? रेटिनॉल नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, इसको किस क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। अगर आपसे पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक नाम लिखो इसके ब्रैकेट में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसको आप लोग क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो गई, तो इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो इससे कमी से कई प्रकार के रोग होते हैं बच्चों। इसकी कमी से एक तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है रतौंधी रोग होता है, दूसरा आंखों के रोग इससे होते हैं। ठीक है, रतौंधी लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है पूछता है, तो रतौंधी रोग इससे की कमी से होता है। इसके अलावा आंखों के रोग होते हैं, जैसे आंखों में शुष्कता आ जाती है, कार्निया की श्वेत पुल्ली, कार्निया में जो श्वेत फुल्ली बन जाती है, दृष्टि जो है इंसान की कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, लिखो आंखों से संबंधित रोग इसी की कमी से होता है। आंखों से संबंधित रोग क्या होते हैं?
इससे होते हैं, ठीक है। जैसे कार्निया में फुल्ली बनना हो गया, दृष्टि कम होना, ब्रैकेट में लिखो कार्निया में फुल्ली बनना, दृष्टि कम होना, रतौंधी तो मैंने आपसे लिखी थी, तो विटामिन ए से क्वेश्चन यही पूछता है, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका, अगर मैं चाहूं तो मैं आपको इसके स्रोत भी बता सकता हूं कि इसके स्रोत क्या क्या होंगे। तो स्रोत बताने की जरूरत है ही नहीं बच्चों, क्योंकि लगभग जो फूड होते हैं सभी प्रकार के उसमें विटामिन पाए ही जाते हैं। जैसे हरी सब्जियां खानी चाहिए, हरी मिर्च खानी चाहिए, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, रेसे वाली फाइबर वाली सब्जियां खानी चाहिए, मछली है या इसकी मछली में जो उसका लीवर होता है, उसका फैट होता है उसमें, यानी ऑयल जो होता है वो है, या अंडे हैं, अंडे का जो व्हाइट वाला पोर्शन बाहर का होता है, ये सब चीजें हैं। तो स्रोत पूछेगा भी नहीं आपसे, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों विटामिन बी। विटामिन बी के अलग अलग पार्ट होते हैं, सिर्फ एक ही पार्ट नहीं है। इस तरीके से लिखना, देखो विटामिन बी सिर्फ एक ही नहीं होता है, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, देखो ऐसे लिखोगे विटामिन बी, ठीक है। इसके बच्चों अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहले लिखना आपको विटामिन बी का B1, जिसको थाइमिन कहते हैं, और इसके कमी से जो होता है रोग जो होता है B1, इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो थाइमिन, ठीक है, थाइमिन। और इससे कमी से जो रोग होता है, रोग लिखो बेरी बेरी, समझ जाओगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि विटामिन बी का B1 जो है उसका नाम क्या है, रासायनिक नाम थाइमिन, और इसके रोग इसकी कमी से, ठीक है, कमी से हो रहा है, ठीक है, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको क्या बोला जाता है, बेरी बेरी नामक रोग बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है बच्चों B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन, लिखो B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन। क्या बोलते हैं इसको, राइबोफ्लोविन। अब इसकी जब कमी हो जाती है मानव शरीर में B2, तो इसकी कमी से जो रोग होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, इंसान के वेट में कमी हो जाती है, या उसके होंठ है, या जीभ है, या अपने आप में मतलब जो शुष्क है, मतलब उसमें क्या ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है। तो लिखो इसकी कमी से भार में, यानी वेट में कमी हो जाती है, मानव शरीर की वेट में कमी, भार में कमी हो जाती है, ठीक है। अगर इससे मतलब इसकी कमी होगी, यानी अगर आपके शरीर में B2 नहीं है तो आपका वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, वेट की कमी हो जाएगी। इसके अलावा आपकी जीभ है, आपके होंठ हैं, ये सब क्या होने लग जाएंगे, सूखने लग जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मतलब कहने का मतलब त्वचा में रूखापन आ जाएगा, ठीक है, या और तथा लिख दो प्लस त्वचा में रूखापन, ड्राइनेस, त्वचा में रूखापन आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों B2 के बाद आता है आपका B3, इसको बोला जाता है बच्चों नियासिन, और इसकी कमी से होने वाला रोग है पियाग्रा, ठीक है। लिखो B3 को उसमें बोला जाता है रासायनिक नाम नियासिन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो पियाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। रोग कौन सा होता है इसका, पियाग्रा। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका रोग हो जाता है नियासिन की कमी से पियाग्रा, नहीं पेलाग्रा नाम, या पेलाग्रा लिख दो, पियाग्रा जो तो पेलाग्रा लिख दो, पियाग्रा नहीं पेलाग्रा लिख दो, ठीक है। पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है पूछता है, तो विटामिन B3 की कमी से। इसके बाद आता है बच्चों B6, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या बोला जाता है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। तो लिखो B6, इसको बोला जाता है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। जो पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी अगर आपके शरीर में कमी हो गई, इससे क्या होगा, आपका वृद्धि रुक जाएगी और अरक्तता हो जाएगी, ठीक है। आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, कमी से लिखना, वृद्धि रुकती है किससे, कमी से, और शरीर में अरक्तता हो जाती है, ठीक है। अरक्तता किसकी कमी से होता है पूछता है, तो पायरिडॉक्सिन, या अपने आप में क्या हो जाएगा B6। इसके बाद आता है बच्चों B7, इसको बोलते हैं बायोटिन, ठीक है। B7 लिख दो, बायोटिन। B7 का नाम होता है बायोटिन, ये भी लिखने, इसमें कमी से क्या होता है ये लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट जो है इंपोर्टेंट कर देना आप लोग, एक B9 लिखो, फोलिक अम्ल। B9 का रासायनिक नाम पूछता है तो फोलिक अम्ल। इनमें से कौन से विटामिन का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है अगर पूछेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा B9, ठीक है। और लास्ट लिखो B12, इसको बोलते हैं साइनोकोबालसिन, ठीक है, यानी साइनोकोबालेमिन, ठीक है। B12 लिखो, लास्ट लिख देना B12, साइनो कोबालिन, ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप लोग, साइनोकोबालिन या कोबालिन को, साइनोकोबालेमिन, कोबालोमिन, साइनोकोबालिन लिखो, ऐसे लिख दो, कोबालोमिन, ठीक है, कोबालोलेमिन या कोबालोमिन जो भी कहते हो, B12, तो ये इसका रासायनिक नाम है। अब इसमें ध्यान रखना आप लोग, इस क्वेश्चन पूछता है बच्चों, एक नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका नाम क्या है, और B12 इंपोर्टेंट है। B12 में बच्चों एक धातु उपस्थित रहती है जिसको बोलते हैं कोबाल्ट, ठीक है। लिखो B12 में कौन सी धातु उपस्थित रहती है,
B12 विटामिन में कौन सी धातु उपस्थित रहती है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कोबाल्ट नामक धातु B12 में उपस्थित रहती है, ध्यान रखना। और ये क्या करता है, जो हमारे ब्लड होता है, आरबीसी होता है, ठीक है, यानी लाल रक्त कणिकाएं आपने सुना होगा, उसकी परिपक्वता मैच्योर करनी होती है, उसको प्रोटीन का उसमें क्या करती है, संश्लेषण। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, अरक्तता, ठीक है, इस भी कमी से भी लिखो अरक्तता, अरक्तता होता है। और B12 क्या करता है बच्चों, आरबीसी में प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है, यानी अपने आप में रक्त को क्या कर देगा, मैच्योर करेगा, ठीक है, लिखो रक्त को मैच्योर करता है, रक्त को मैच्योर यानी परिपक्व करता है, परिपक्व करता है, ठीक है। ये B12 वाले थे। इसके बाद बच्चों बहुत कम है, मतलब विटामिन सी वगैरह तो नॉर्मल से हैं, बस बी ही थोड़ा सा आपका लेंदी रहता है, बी वाले के अलावा कुछ भी आपका इतना ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखना आप लोग, विटामिन सी लिखो, क्या लिखोगे, विटामिन सी। अगर आपसे पूछता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कार्बिक एसिड है, बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, लिखो रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है पूछता है, तो ये हो जाएगा क्या अपने आप में विटामिन सी। दूसरा, इसकी कमी से रोग लिखो, स्कर्वी नामक रोग, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है पूछता है, तो स्कर्वी नामक रोग इसी की कमी से होता है, ध्यान रखना। और इसका स्रोत क्या है, खट्टे फल, यानी विटामिन सी की स्रोत क्या है, रसदार खट्टे फल लिखो। जो खट्टे फल होते हैं, आंवला है, नींबू है, रसदार खट्टे फल, ये विटामिन सी की कमी को कम करता है, ठीक है। आंवला, संतरा या आपका नींबू जो भी है, रसदार खट्टे फल जो होते हैं इसके स्रोत होते हैं। और इसका रासायनिक नाम पूछेगा, इसकी कमी से होने वाला रोग है तो आप लोग बता दोगे, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों विटामिन डी, जिसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है, लिखो विटामिन डी, विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ये क्या है कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है बच्चों, ठीक है। अगर मानव शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई तो उसकी हड्डियां जो होती है ना बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। देखा होगा कई लोगों की हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं, तो विटामिन डी की ही कमी होती है, यानी इसकी कमी से होने वाला रोग जो है रिकेट्स कहलाता है, जिसको सूखा रोग भी बोला जाता है, और ये बच्चों में होता है, ठीक है। लिखो कमी से रोग जो होता है बच्चों, इसका रिकेट्स होता है, लिखो रिकेट्स होता है। और ये स्पेशली किसमें होता है, इसको ब्रैकेट में सूखा रोग भी लिखो, ठीक है, सूखा रोग, ये बच्चों में होता है, ये रिकेट्स किसमें होता है, बच्चों में होता है। और जो थोड़े बड़े होते हैं उनमें जो होता है विटामिन डी की जब कमी हो जाती है, रिकेट्स से बच्चों में होता है, ध्यान रखना। और जो थोड़े बड़े होते हैं उनमें कौन सा रोग होता है बच्चों, ऑस्टियोमालेशिया, ठीक है, क्या लिखोगे, ऑस्टियोमालेशिया या मलेशिया जो भी लिखते हो, ऑस्टियोमालेशिया होता है, ठीक है। लिखो प्रौढ़ जो लोग होते हैं, ऑस्टियो मलेशिया, ये किसमें होता है, जो थोड़े बड़े होते हैं, प्रौढ़ जो होते हैं, मैच्योर यानी अपने आप में प्रौढ़ लिख दो, यानी प्रौढ़ का मतलब जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। रिकेट्स किसमें होता है, और उसकी कमी से होने वाले रोग। अब इसका जो बच्चों ये विटामिन डी होता है, इसको हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसको स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है, ठीक है। लिखो हड्डियों को मजबूत करने के लिए प्रयोग, हड्डियों को मजबूत रखता है। अगर पूछेगा कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत रखने हेतु आवश्यक है, तो विटामिन डी। और गर्भ में पल रहे बच्चे को स्वस्थ भी रखता है, पल रहे बच्चे को स्वस्थ, बच्चे को स्वस्थ भी अपने आप में रखता है, कौन सा, विटामिन डी रखता है, ध्यान में आप लोग रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसका स्रोत जो होता है बच्चों वो होता है सूर्य की किरणें, यानी जो सन की रेज होती है, हमारी त्वचा में एक चीज पाई जाती है बच्चों, उसको बोलता है इर्गेस्टिरॉल, उसको क्या करता है, विटामिन डी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लिखो स्रोत क्या होता है इसका, स्रोत सूर्य की किरण। अब ये नहीं कि आपको डायरेक्ट सूर्य की किरण से विटामिन डी मिल रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। सूर्य की किरण जब हमारी बॉडी में, हमारी त्वचा में पड़ती है, तो हमारी त्वचा में एक चीज होता है बच्चों, इसको बोलते हैं इर्गेस्टिरॉल, ठीक है, उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। लिखो सूर्य की किरण इर्गेस्टिरॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है, लिखो विटामिन डी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये सूर्य की किरण इसका स्रोत है। इसके बाद आता है बच्चों विटामिन ई, जिसको बोलते हैं टेकोफेरॉल, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन ई, टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी अगर आपकी, क्योंकि प्रजनन से संबंधित है, ठीक है, कौन सा, अपना आप में विटामिन ई, अगर किसी इंसान के शरीर में इसकी कमी होगी तो वो नपुंसकता के लक्षण उसके अंदर होते हैं, यानी विटामिन ई लिखो आप लोग, ठीक है,
विटामिन ई, ठीक है। इसका रासायनिक नाम पूछता है तो टेकोफेरल या टोकोफेराल बोलते हैं, ठीक है। लिखो टोकोफेराल, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोकोफेराल। इसका क्या है अपने आप में विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है। इसके जो बच्चों का ये इसको जो है प्रजनन विटामिन भी बोला जाता है, प्रजनन विटामिन किसको बोला जाता है पूछेगा तो विटामिन ए को। और इसके अभाव में जो होता है बच्चों नपुंसकता हो सकती है, ठीक है। अभाव में लिखो इंसान क्या हो सकता है, नपुंसक हो सकता है, यानी अपने आप में प्रजनन शक्ति उसकी जो होती है क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। लिखो प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है, ठीक है। प्रजनन शक्ति क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और लास्ट लिखो विटामिन के, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो होता है बच्चों इसका जो रासायनिक नाम है, इसका नाम है फिलोक्विलोन, ठीक है। फिलोक्विलोन लिखो, फिलोक्विलोन, फिलोक्विलोन इसका क्या है रासायनिक नाम है। अगर इंसान में इसकी कमी होगी, इसकी कमी से इंसान के शरीर में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है। यानी अगर इसकी कमी होगी तो रक्त का थक्का यानी जो ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। लिखो रक्त थक्का नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। रक्त थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग जमेगा नहीं, तो कहीं पे अगर आपका हाथ वगैरह कट गया तो ब्लडिंग रुकती नहीं है, खून लगातार बहते रहता है। इसका मतलब विटामिन के की कमी है, यानी कहने का मतलब कटे स्थान से रक्त का स्राव बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर रक्त का थक्का ज्यादा बनेगा तो इससे का प्रभाव क्या होगा, कटे स्थान से रक्त का थक्का, रक्त का स्त्राव यानी जो लीक रक्त निकल रहा है वो कम नहीं होगा। इसको ध्यान में रखना आप, ठीक है। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। इसके बाद देखना बच्चों जैसे ही आपका विटामिन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है एक नया चीज आता है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब कुछ और भी हमारे शरीर में क्या होते हैं अपने आप में पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक चीजें होती हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। उसका आप लोग क्या करोगे, आगे को लिखोगे। देखो तो जो आपके चीजें हैं जैसे पोषण में, ये तो विटामिन वाला पूरा हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता आपसे, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब चीजें होती हैं। अब हम एक एक चीज पढ़ेंगे। देखो अब बच्चों क्या होता है मनुष्य आप ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि शाकाहारी कौन होते हैं, मांसाहारी कौन होते हैं, सर्वाहारी कौन होते हैं, ये तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वो सब आप जानते हैं। एक शब्द लिख लो आप लोग, अपमार्जक। अपमार्जक कौन होते हैं, ये पोषण से ही संबंधित चीजें हैं, ठीक है। जो कौन सा भोजन कौन करता है करके, ठीक है। यानी कभी कभी आपका अपमार्जक से भी क्वेश्चन पूछ देता है, यानी कौन से आपके अपमार्जक होते हैं, जो मृत जंतुओं को खाते हैं, यानी कोई भी जंतु जो मृत जंतुओं को खाता है वो अपमार्जक होते हैं, ठीक है। जो मृत जंतु, कोई जैसे मर गया उसको खाते हैं, जो जंतुओं को खाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, अपमार्जक बोला जाता है। और अपमार्जक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा सियार है, आपका लकड़बग्गा हो गया, ठीक है। इसके अलावा गिद्ध है, चील है, ये सब के सब किसके अंदर आएंगे, अपमार्जक। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा एक अपमार्जक है, गिद्ध, चील, ये सब इस टाइप से, मेढक, सांप हो, आप ये ध्यान रखना जो मरे हुए जंतुओं को खाते हैं उनको अपमार्जक बोलते हैं। बाघ है, बाघ मरे हुए को नहीं खाता, बाघ मारता है चीजों को, ठीक है। उसके बाद जो छोड़ देता है उसको कोई और खाते होंगे, जैसे चीता है ये वगैरह। ये तो ये जो चीजें हैं बच्चों जो मरे हुए को खाते हैं उनको बोला जाता है अपमार्जक, ठीक है। आदि कर दो इसमें। इसी तरीके से एक परजीवी होते हैं बच्चों, पैरासाइट्स आपने सुने होंगे, ठीक है। परजीवी पैरासाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो दूसरों पे अपना भोजन डिपेंड करते हैं, ठीक है। यानी वो दूसरे जो जंतु होंगे या दूसरी जो चीजें होती है, मरे हुए पे नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन वो जिंदी चीजों पे डिपेंड करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होंगे, परजीवी पैरासाइट्स बोलते हैं। इसके अंदर कवक है, यानी अपने आप में फंगस है, बैक्टीरिया है, या अमरबेल का पौधा है, ये सब आते हैं, ठीक है। लिखो जैसे कवक है, जीवाणु है, अमरबेल एक पौधा है बच्चों, ये भी परजीवी आता है, ठीक है। अमरबेल इसके ब्रैकेट में पौधा लिख दो, प्लांट है, कंफ्यूज मत करना। ये भी अगर कभी क्वेश्चन पूछा कौन सा पौधा जो है अपने आप में परजीवी की श्रेणी में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा जंतु हैं, जैसे जंतु में गोल कृमि है, हुकवर्म है, फीता कृमि है, मलेरिया पैरासाइट्स, प्लाज्मोडियम है, इस टाइप के, ठीक है। इसके अंदर और जंतु में क्या क्या आते हैं, देखो गोल कृमि, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या क्या आ सकता है, फीता कृमि भी आता है इसके अंदर, ठीक है। लिखो फीता कृमि, ये भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या आएगा, हुकवर्म आता है, मलेरिया परजीवी आता है,
मलेरिया परजीवी लिखो, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, ठीक है, परजीवी आदि कर दो, ये भी अपने आप में क्या आते हैं, परजीवी की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो जब पोषण होता है ना, पोषण के विभिन्न चरण होते हैं बच्चों अपने आप में, ठीक है। न्यूट्रिशन के अलग अलग चरण होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं वो लिख लो। पोषण के महत्वपूर्ण चरण यानी स्टेप जो होते हैं कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है, इंजेस्टेशन लिखो, अंतर्ग्रहण। आप जब भोजन को लेते हो यानी आपका जो आहार नाल से होते हुए भोजन जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अंतर्ग्रहण के बाद जो आपका अगला स्टेप आता है पाचन आता है बच्चों, ठीक है, डाइजेशन आएगा इसके बाद, इंजेस्टेशन के बाद आएगा आपका डाइजेशन, पाचन को क्या बोलते हैं, डाइजेशन जो आता है, ठीक है। जब पाचन हो जाता है चीजों का, पाचन के बाद अगला स्टेप आता है तो अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी चीजें अवशोषित होती हैं हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा, अवशोषण होता है यानी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसको अवशोषण को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यानी अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, फिर आता है बच्चों स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन में आता है बच्चों बहिष्करण यानी जब वो इंजेक्शन होता है, ठीक है। तो लिखो स्वांगीकरण और बहिष्करण, और लास्ट स्टेप क्या होता है, बहिष्करण। ये हमारे भोजन के क्या होते हैं, चरण होते हैं, पोषण के चरण होते हैं, ठीक है। अब भोजन के जो अवयव होते हैं बच्चों, कंपोनेंट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, भोजन के अवयव यानी हमारे भोजन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लिखो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस फैट, लिपिड या वसा जो भी लिखते हो, फैट लिख दो ब्रैकेट में, लिपिड या वसा जो भी लिखते हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या लिपिड, इसके अलावा जो होता है वो खनिज लवण यानी अपने आप में जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा क्या क्या लिखोगे, वाटर लिख दो, इसके अलावा विटामिन्स लिख दो। ये बेसिकली हमारे भोजन के क्या होते हैं, अपने आप में कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट लिखो, प्रोटीन लिखो, फैट या लिपिड या वसा लिखो, और इसके अलावा क्या लिखा आपने, ये वाटर लिखा, विटामिन्स लिखा, और इसके अलावा मिनरल्स लिखे यानी खनिज लवण लिखे, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, हमारे भोजन के अवयव होते हैं। और इसमें सबसे एक एक करके हम लोग देखेंगे, इससे मान के चले एक दो क्वेश्चन आएंगे आपके जो पोषण का जो चैप्टर है, शायद 2 क्वेश्चन तो आने चाहिए इसमें से, ठीक है। तो हम एक ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इनके बारे में, थोड़ा सा देखना। पहला कार्बोहाइड्रेट लिखो, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों कार्बोहाइड्रेट की विशेषता ये है कि हमारा जो शरीर है उसमें ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत होता है, वो कार्बोहाइड्रेट है। देखो शरीर में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत पूछेगा तो सबसे प्रमुख स्रोत अगर पूछता है किसी इंसान के, जैसे ऑप्शन आ गया हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं बच्चों, ये 1:1 के रेशियो में होते हैं। यानी जितना कार्बन पाया जाएगा उसका डबल हाइड्रोजन पाया जाएगा और उसका हाफ फिर, यानी कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा सेम होती है, हाइड्रोजन की इससे डबल होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए, 1:1 का रेशियो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, 50 से 80% तक ऊर्जा हमारी यही पूरा करता है। यानी हमारे शरीर को जितनी एनर्जी चाहिए उसका 50 से 80% तक की जो ऊर्जा है वो किसके द्वारा कंप्लीट की जाएगी, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। अब ये क्या करता है, देखो जैसे कार्बोहाइड्रेट लिया, ये क्या करता है जब ये हमारे शरीर में पचता है, पचने के बाद, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। फिर जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण इसका होता है, तो ये ग्लूकोज जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में। यानी कहीं ना कहीं जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा ऊर्जा का सबसे क्या है, प्रमुख स्रोत है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट जब पचता है, पचने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, और ऑक्सीकरण के माध्यम से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में, और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, खाली आपको बस नाम सुनने हैं कौन कौन से होते हैं, कौन किसके अंदर आएगा, ठीक है। मुख्य रूप से 3 प्रकार लिखो, 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। ये 3 प्रकार के नाम लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला लिखो आपको मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स जो है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या क्या आएगा, लिख लो ग्लिसरैल्डिहाइड, क्या क्या लिखोगे, ग्लिसरैल्डिहाइड लिखो एक लोग। इसके अलावा लिखो आप इरेथ्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, इरेथ्रोज लिखो,
ग्लूकोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, मोनोसैकेराइड्स के कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल। दूसरा होता है बच्चों डाइसैकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। डाइसैकेराइड लिखो, डाइसैकेराइड्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बच्चों सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। लिखो माल्टोज और लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये किसके अंदर आएंगे आपके डाइसैकेराइड्स के, ठीक है। और अंतिम जो आता है बच्चों उसको बोला जाता है बच्चों क्या, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन, ठीक है। क्या लिखोगे आप लोग, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। लिखो पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। इसके अंदर एक तो स्टार्च आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन पूछता है, क्या पता कैसे क्वेश्चन पूछ दे, आपके सबके सब वो है अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और अपने आप में काइटिन, ठीक है। लिखो काइटिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन, काइटिन आदि, ये सब के सब क्या है बच्चों, अपने आप में कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये थे आपके विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। अब हम जल्दी से जल्दी इसमें प्रमुख प्रोटीन, इसके अलावा खनिज लवण जो हमारे हैं, वाटर तो देखने की जरूरत नहीं है, विटामिन हमने देख ली हैं। तो प्रोटीन और हम क्या देखेंगे, खनिज वगैरह वाला चैप्टर हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक दो चैप्टर और देखेंगे बायो के, कोई इंपोर्टेंट है तो एक आध चैप्टर केमिस्ट्री के देख लेंगे अगर आने लायक है तो। इतना अगर आप लोग कर पाओगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके समझ आया होगा। आप लोग इसको सही तरीके से रिवाइज करना, अच्छे से अपनी तैयारी करना और अगले संडे तक का वेट करना, अच्छे से आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।